कल का पाठ आप सबको पूरा समझ में आ गया? जी ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक शेष प्रकरण। कौन सा प्रकरण है ये? एक शेष प्रकरण। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का यह अंतिम प्रकरण है, जो कि 64वें सूत्र से प्रारंभ होता है। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सरूपाणाम षष्ठी का बहुवचन, एक शेष प्रथमा का एक वचन, एक विभक्तौ सप्तमी का एक वचन। सरूपाणाम समानं रूपम येषां ते सरूपाः। समानं रूपम येषां ते सरूपाः तेषां सरूपाणाम। बहुव्रीहि समास है और समान शब्द के स्थान पे स आदेश हो गया। ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान इस सूत्र से। ठीक है। उसके पश्चात है एक शेष। शिष्यते यह सह शेषः। शिष्यते यह सह शेषः, जो शेष रह जाता है वो है शेष। एकश्चासौ शेषश्च एक शेषः। कर्मधारय तत्पुरुष। एकश्चासौ शेषश्च इति एक शेषः। एका चासौ विभक्तिश्च इति एक विभक्तिः तस्याम् एक विभक्तौ। ये भी कर्मधारय समास है। तीनों का स्पष्ट हो गया। समानं रूपम येषां ते सरूपाः तेषां सरूपाणां। शिष्यते यः सः शेषः एकश्चासौ शेषश्च इति एकशेषः कर्मधारय समास। एका चासौ विभक्तिश्च इति एक विभक्तिः तस्याम् एक विभक्तौ कर्मधारय तत्पुरुष समास। सूत्र का अर्थ करेंगे। सरूपाणां शब्दानां एक विभक्तौ परतः एक शेषो भवति। सरूपाणां शब्दानां एक विभक्तौ परतः एक शेषो भवति, अर्थात एकः शिष्यते इतरे निवर्तन्ते। कहते हैं स्वरूप शब्दों में, जो स्वरूप शब्द हैं उनमें एक विभक्तौ परतः, एक का अर्थ यहाँ पर है समान, समान विभक्ति परे रहते एकः शिष्यते, एक शेष रह जाता है और अन्य जो भी हैं वे सब निवृत्त हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं। उदाहरण है जैसे वृक्षश्च वृक्षश्च इति वृक्षौ। वृक्षश्च 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 इति वृक्षाः। अब वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षसु वृक्षसु, यहाँ पर वृक्ष वृक्ष दोनों समान शब्द हैं, स्वरूप है। ठीक है। और विभक्तियां भी दोनों में एक ही है, समान है। कौन सी है? सु सु। तो समान विभक्ति परे है, समान स्वरूप शब्द हैं। तो यहाँ पर हम उतनों का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी अरण्य में गए, वन में गए और वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, तो आप वहाँ पर प्रत्येक वृक्ष के लिए प्रयोग करेंगे कि है ना, अत्र वृक्षः वृक्षश्च 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 अस्ति। तो ऐसा प्रयोग न करके अपितु क्या हो जाएगा कि सभी समान हैं, वृक्ष वृक्ष वृक्ष, और उसके आगे समान विभक्तियां भी हैं, सु 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 इत्यादि। तो उसमें फिर क्या होता है कि समान विभक्ति के परे रहते जो वृक्ष वृक्ष इत्यादि समान रूप वाले अनेक शब्द हैं वो सब क्या हो जाते हैं, उनमें से बस एक ही शेष रह जाता है और शेष की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। तो वृक्षसु 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 इत्यादि इस प्रकार से हैं। अब उस एक जो शेष बच गया उससे हम कहना क्या चाहते हैं कि दो थे तो दो, बहुत सारे हैं तो बहुत, इसलिए फिर उसका बोधक जो बहुवचन का प्रत्यय होता है वो आ जाया करता है। ठीक है। तो एक शेष रह गया, शेष दोनों क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इससे लाभ यही होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर एक ही समान रूप वाले
है ना, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उनके लिए हम उतनी बार हम उस शब्द का प्रयोग ना करके हम क्या कह देते हैं, अत्र वृक्षाः सन्ति। ठीक है, तो यही इससे लाभ होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक शेष। मान लीजिए 2 हैं, तो हम यहाँ पर ये ना कह करके कि अत्र वृक्षश्च वृक्षश्च अस्ति, ऐसा ना कह करके अभी तो हम क्या कह देते हैं कि अत्र वृक्षौ स्तः, अत्र वृक्षाः सन्ति। ठीक है, ये हो गया। अगला सूत्र, वृद्धो यो न तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। यहाँ से शेषः की अनुवृत्ति चलेगी 73, यानी पाद के अंतिम तक। वृद्धो यो न तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। वृद्धः प्रथमा का एक वचन, यूना तृतीया का एक वचन, तल्लक्षणः प्रथमा का एक वचन, चेत अव्ययपदम, एव अव्ययपदम, विशेषः प्रथमा का एक वचन। ठीक है, हो गए। वृद्धा प्रथमा का एक वचन, यूना तृतीया का एक वचन, तल्लक्षणः प्रथमा का एक वचन, चेत अव्ययपदम, बोलिए आप लोग भी विभक्तियां, एव अव्ययपदम, विशेषः प्रथमा का एक वचन। ठीक है, समास यहाँ पर तल्लक्षणः में होगा। तल्लक्षणः तत्, यहाँ पर त है। सह गोत्र प्रत्ययः, वैसे करेंगे तो सह लक्षणः यस्य। ठीक है, किंतु हम इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि सह गोत्र प्रत्ययः युव प्रत्ययश्च, सह गोत्र प्रत्ययः युव प्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तम् अस्य स तल्लक्षणः। क्या हुआ, सह गोत्र प्रत्ययः युव प्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तम् अस्य विशेषस्य स तल्लक्षणः। चलिए, ये तो समास कर लिया, बहुव्रीहि समास हो गया। इसको जब हम सूत्र का अर्थ कर लेंगे तब स्पष्ट करेंगे। सूत्र का अर्थ करेंगे, यहां पर वृद्ध शब्द है और उधर यूना शब्द है। यूना तृतीया का एक वचन है, इसका मूल शब्द क्या होगा, युवन, है ना। तो युवा, युवानौ, युवानः, युवानम, युवानौ, यूनः, यूना, युवभ्याम, युवभि, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो युवा के साथ गोत्र है, युवा के साथ क्या है, संज्ञा गोत्र। गोत्र और युवा संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो वृद्ध शब्द है वो वृद्ध संज्ञक का वाचक नहीं है, अभी तो किसका वाचक है, ये गोत्र का। प्राचीन आचार्यों ने गोत्र संज्ञा के स्थान पे वृद्ध संज्ञा की थी, तो यहाँ पर वही वृद्ध जो है ये गोत्र का पर्यायवाची है। एक बात, विशेषः का अर्थ यहाँ पर है वैरूप्य, यानी भिन्नता। अर्थ करेंगे, गोत्र प्रत्ययांतः शब्दः यूना सह, अर्थात युव प्रत्ययांतेन शब्देन सह शिष्यते, युवा निवर्तते। तल्लक्षणश्चेत एव विशेषो भवेत्। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। गोत्र प्रत्ययांतः शब्दः, गोत्र प्रत्ययांतः किसका अर्थ हुआ, वृद्ध का। गोत्र प्रत्ययांतः शब्दः यूना सह, अर्थात युव प्रत्ययांतेन सह शिष्यते, युवा निवर्तते। तल्लक्षणश्चेत एव विशेषः भवेत्। ये सीधा सीधा अर्थ हुआ। अर्थ हो गया कि वृद्ध अर्थात गोत्र प्रत्ययांत शब्द युव प्रत्ययांत के साथ शेष रहता है और युव प्रत्ययांत की निवृत्ति हो जाती है।
यदि तल लक्षण यानी तल निमित्तक ही विशेषता हो तो। जब आपने समास किया था तो तल लक्षण का समास किया था कि सह गोत्र प्रत्ययांत, है ना, प्रत्यय युव प्रत्ययश्च लक्षणम निमित्तम अस्य विशेषस्य। कहते यहाँ पे जो कहा ना कि तल लक्षण यानी वह, यानी गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय ही बस अंतर होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, दोनों शब्द समान आकृति में होने चाहिए। एक शब्द है गोत्र प्रत्ययांत और एक शब्द है युवा प्रत्ययांत। एक शब्द है गोत्र प्रत्ययांत और एक शब्द है युवा प्रत्ययांत, ठीक है। पर मूल शब्द दोनों का एक ही होगा, मूल शब्द दोनों का एक ही रहेगा। तो पहला जो सूत्र था स्वरूपाणाम में तो था कि दोनों बिल्कुल स्वरूप शब्द हों, वृक्ष वृक्ष बिल्कुल स्वरूप शब्द हैं, किंतु इसने कह दिया कि एक शब्द है वृद्ध प्रत्ययांत यानी गोत्र प्रत्ययांत, एक है युवा प्रत्ययांत। उन दोनों में क्या होता है कि जो गोत्र प्रत्ययांत है वो शेष रह जाता है और जो युवा प्रत्ययांत है वो क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, ठीक है। अब उन दोनों में बिल्कुल स्वरूपता यदि रहेगी तब तो स्वरूपाणाम से ही हो जाता। यदि दोनों में बिल्कुल स्वरूपता रहेगी तब तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से ही एक शेष हो जाता। कुछ तो अंतर होगा, तो वो जो भिन्नता है वो भिन्नता कितनी होनी चाहिए, केवल वृद्ध अर्थात गोत्र प्रत्ययांत, गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय निमित्तक ही बस भिन्नता रहे, शेष सब कुछ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च इति गार्ग्यौ, वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च इति वात्स्यौ। देखिए, अपत्यम पौत्र प्रभृति से गोत्र संज्ञा होती है और जीवति तो वंश्य युवा से युवा संज्ञा होती है। गोत्र प्रत्यय का उदाहरण आप लोग पढ़ चुके हैं, नाडायन इत्यादि में आपको बताया था कि नडस्य गोत्रापत्यम, है ना। और इसी प्रकार से जब आपने लुक इत्यादि के सूत्र पढ़े थे वहां पर भी बताया था कि गोत्रापत्य में प्रत्यय आता है। तो गोत्र होता है तीसरी संतान और युवा होती है चौथी संतान। युवा संज्ञा उसकी तभी हो सकती है जबकि चौथी पीढ़ी ऊपर उसमें जीवित हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे पिता, पिता का पुत्र, फिर उसका पुत्र और उसका पुत्र, यदि 4 पीढ़ियां जीवित हैं तो जो चौथी संतान है जिसको आप परदादा इधर कहते हैं उधर परपोता बोलते हैं, तो यदि चौथी पीढ़ी जीवित है यानी परदादा जीवित हैं तो परपोते की क्या होगी, युवा संज्ञा होगी। किंतु यदि परदादा जीवित नहीं है तो फिर परपोते की युवा संज्ञा नहीं होगी, तब तो फिर 3 ही स्थितियां रह गई केवल, तो फिर वो गोत्र ही कहलाएगा। और वैसे जो पोता होता है, जो पौत्र होता है, वो क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। और उसी गोत्र की ही पूर्वाचार्यों ने वृद्ध संज्ञा रखी हुई थी। तो महर्षि पाणिनि ने अनेक स्थलों पर क्या किया, पूर्वाचार्यों का सम्मान रखते हुए प्राचीन आचार्यों की संज्ञाओं को भी उन्होंने कहीं कहीं पर प्रयोग कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर वृद्ध साप वृद्ध यस्या चामादिस्तद वृद्धम नहीं लेना है, वृद्ध से क्या लेना है, गोत्र प्रत्ययांत लेना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब 2 शब्द है, एक है गार्ग्य जो कि गोत्र प्रत्ययांत है और एक है गार्ग्यायन जो कि युवा प्रत्ययांत है। गार्ग्य क्या है, गोत्र प्रत्ययांत शब्द है और गार्ग्यायन जो है वो युवा प्रत्ययांत है। इन दोनों में अब क्या है, समानता भी है गार्ग्य गार्ग्य, किंतु जो भिन्नता है वो कितनी है, केवल गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय की ही बस भिन्नता है, बस उतनी ही भिन्नता होनी चाहिए। बिल्कुल समान कर देंगे तब तो स्वरूपाणाम ठीक था उसके लिए, तो कुछ तो भिन्नता रहेगी, पर भिन्नता इतनी ना हो जाए कि उधर गार्ग्य हो जाए इधर वात्स्यायन हो जाए। गार्ग्य गोत्र प्रत्ययांत है, वात्स्यायन युव प्रत्ययांत है, तो किंतु दोनों में तो बहुत ही भिन्नता हो गई ना, एकदम बिल्कुल वात्स्यायन पे आ गया, एक उधर गार्ग्य पे रह गया, तो इतनी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। समानता होते हुए भी बस कितनी भिन्नता है, केवल गोत्र और युव प्रत्यय की बस भिन्नता है, बस इतनी ही भिन्नता हमें चाहिए, बाकी तो क्या चाहिए, स्वरूपता ही चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यही कहा यहाँ पर कि अब जब इन दोनों का एक शेष करेंगे कि गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च, अब हम वहां पर क्या कर देंगे, गार्ग्य, उस गार्ग्यों के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे, गार्ग्य भी आ जाएगा और गार्ग्यायन भी आ जाएगा, यानी पोता भी आ जाएगा और परपौत्र भी आ जाएगा, पौत्र परपौत्र दोनों आ जाएंगे। अब सिद्धि कैसे होती है गार्ग्य की,
गर्गादिभ्यो यहाँ पढ़ चुके हैं। गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्गा मृष्टः जो होता है वर्ण, जो आपको उदाहरण पढ़ाए थे, तो गर्गा की सिद्धि पढ़ाए थे, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनि। तो जब बहुत सारे हैं तब तो लुक हो जाता है, एक वचन में लुक नहीं होगा। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम इति गार्ग्यः। गर्गंगस, गर्गादिभ्यो यहाँ से यह कर लीजिए, गर्गंगस्य कृत्यतित समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः तद्धितेषु चामादे से वृद्धि करके गार्गी बना लिया आपने, गार्गी बन गया। अब उसके पश्चात एक सूत्र है जिससे क्या होता है, यञ्योश्च सूत्र है। उसके बाद यञ्योश्च सूत्र जो युवा पत्य में फक प्रत्यय करता है, ययंत और गोत्रापत्य में जो य और इ तदंत से युवा पत्य में फक प्रत्यय होता है। सूत्र निकालिए तो आपको समझ में आएगा। 4-1-101 यञ्योश्च मिल गया। ऊपर सूत्र गोत्र कुंजादिभ्यष्टिफ है। इससे क्या होता है कि गोत्रापत्य में प्रत्यय होता है, इच्छफे हो गया, नडादिभ्य फक से फक हो गया, हरितादिभ्यो यहाँ से है ना, ये सब प्रत्यय फक प्रत्यय से भी होता है। आगे यञ्योश्च, इसमें गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है ना, क्योंकि गोत्रे विहितौ यौ यञ्यौ तदंतात् फक प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर यूनि तो कहीं कहा नहीं है, पर एक सूत्र आप देख रहे हैं गोत्राद यून्य स्त्रियाम, कि वो एक नियम करता है कि गोत्र प्रत्ययांत प्रातिपदिक से युवा पत्ति में प्रत्यय होगा। जब भी युवा पत्ति में प्रत्यय करना होगा तो गोत्र प्रत्ययांत से ही किया जाएगा। युवा पत्ति में जब प्रत्यय करना होगा तो किससे करेंगे, गोत्र प्रत्ययांत से ही करेंगे। विग्रह करेंगे गर्गस्य अपत्यम युवा, विग्रह क्या करेंगे, गर्गस्य अपत्यम युवा, कि गर्ग का युवा पत्य यानी गर्ग का परपौत्र, ठीक है। किंतु जब प्रत्यय उत्पन्न करेंगे तो गर्ग से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, गोत्रापत्य वाले शब्द से। गोत्रापत्य में क्या प्रत्यय किया था आपने, यानी गार्ग्य बना लिया था। क्या बना लिया था आपने, गार्ग्य। तो किससे फक प्रत्यय करेंगे, गार्ग्य से, है ना। सूत्र में यूनि की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, पर एक सामान्य नियम है कि युवा पत्य में यदि प्रत्यय होगा तो गोत्र प्रत्ययांत से ही होगा, ठीक है। युवा पत्य में प्रत्यय होगा तो गोत्र प्रत्ययांत से होगा। गोत्र प्रत्यांत शब्द आपका बना था गार्ग्य, इसलिए गार्ग्य से ही फक प्रत्यय करेंगे। स्थिति रखेंगे गार्ग्य आगे फक, ठीक है। उसके पश्चात क्या कर लेंगे, फ को आयन निया फड़क घचघाम से आयन आदेश करेंगे, गार्ग्य आयन। उसके पश्चात स्थिति च से आकार का लोप होगा। फिर हलस तद्धित से सूत्र लग जाता है, हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप होता है। तो हल है गार्ग्य, ग हल है, उससे उत्तर जो यह है वो तद्धित यकार है। यह प्रत्यय तद्धित संज्ञक था तो तद्धित यकार है, उस तद्धित यकार का लोप हो गया। क्या बच गया, अच्छा नहीं, यहाँ पर तो लोप नहीं होगा, आपत्ति सूत्र निषेध कर देगा। क्या स्थिति रहेगी, केवल गार्ग्य आगे आयन हो गया। अब इसके पश्चात यह स्थिति से आकार का लोप केवल करेंगे और क्या बन जाएगा, गार्ग्य आयन गार्ग्यायन, णत्व हो जाएगा गार्ग्यायन, वो गार्गी में लगेगा हलस्तस्य, बन गया। तो एक शब्द बना गोत्र प्रत्ययांत गार्ग्य और युव प्रत्ययांत गार्ग्यायन। अब जब इन दोनों का एक शेष होगा तो क्या बचेगा, गोत्र प्रत्यांत शब्द शेष रह गया, गार्ग्यायनश्च गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च इति गार्ग्यौ। सूत्र समझ में आ गया। और इन दोनों में ये याद रखना कि बिल्कुल स्वरूपता रहेगी, तब तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ है। कुछ भिन्नता के लिए आगे वाले सूत्र हैं, आगे वाले सूत्र क्या हैं, कुछ भिन्नता के लिए हैं। और वो भिन्नता किन निमित्तक होनी चाहिए, कितनी कितनी होनी चाहिए, वो आगे बता दिया कि तल्लक्षण, तल्लक्षण यानी तन निमित्तक, तन निमित्तक यानी गोत्र युव प्रत्यय निमित्तक, बस उतनी ही भिन्नता हो जो गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय की भिन्नता है। तो गोत्र प्रत्यय यह और युवा प्रत्यय फक का, उन दोनों की बस भिन्नता थी, बाकी स्वरूप ही था। तो यहाँ पर एक विशेष होकर के शब्द सिद्ध हो गया गार्ग्यौ। अगले सूत्र में आ जाइए। तो गार्ग्य का अर्थ हो गया गर्ग का पौत्र और गार्ग्यायन का अर्थ हो गया गर्ग का प्रपौत्र, दोनों कहे जाएंगे।
इसी प्रकार वात्स्य में भी बन जाएगा ना, वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च इति वात्स्य, सिद्धि इत्यादि सब इसी प्रकार से हो जाएगी। अब वृद्धो यूना तल्लक्षणश्च देव विशेषः से वृद्धो यूना की अनुवृत्ति 66 तक, तल्लक्षणश्च देव विशेषः की 69 तक जाएगी। लगा लिया अनुवृत्ति आप सबने? ठीक है। स्त्री पुंवच्च, स्त्री प्रथमा का एक वचन, पुंवत अव्ययपदम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति आपको बता दी है, वृद्ध यूना तल्लक्षणश्च देव विशेष, पूरा सूत्र यहाँ पर आ रहा है, शेष अभी आ रहा है। अर्थ होगा स्त्री है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वृद्धा स्त्री, वृद्धा स्त्री यानी गोत्र प्रत्ययांता स्त्री। वृद्धा का अर्थ यहाँ पर आप वैसा वृद्ध मत ले लीजिए ना, वृद्धा का अर्थ क्या हो गया, गोत्र प्रत्ययांता स्त्री यूना सह शिष्यते। गोत्र प्रत्ययांता स्त्री यूना सह शिष्यते। यूना कौन होगा, पुल्लिंग होगा फिर तो। यूना सह शिष्यते युवा निवर्तते, सा च स्त्री पुंवत भवति, सा च स्त्री पुंवत भवति वृद्ध युव निमित्तकमेव विशेषः स्यात्। वै तल्लक्षणश्च देव विशेषः, तल्लक्षणश्च देव विशेषः का तात्पर्य क्या है, वही वृद्ध युव निमित्तक ही विशेषता हो तो। क्या सूत्र का अर्थ हो गया, गोत्र प्रत्ययांता स्त्री युवना सह शिष्यते युवा निवर्तते, सा च स्त्री पुंवत भवति तल्लक्षणश्च देव विशेषः। तल्लक्षणश्च देव विशेषः यानी वृद्ध युव निमित्तकमवेव विशेषः स्यात्। हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, कहते हैं गोत्र प्रत्ययांत है ना, स्त्रीलिंग वाला शब्द हो और उधर क्या हो, पुल्लिंग में युवा प्रत्ययांत शब्द हो, तो इन दोनों का भी क्या होता है, इन दोनों में जो गोत्र प्रत्ययांत स्त्री है वह शेष रहता है और जो युवा प्रत्ययांत है उसकी निवृत्ति हो जाती है। किंतु जो स्त्री प्रत्ययांत शब्द था वह पुल्लिंग, उसको पुंवत भाव हो जाया करता है। उदाहरण है, गार्गी च गार्ग्यायनश्च इति गार्ग्यौ, वात्सी च वात्स्यायनश्च इति वात्स्यौ। गार्गी च गार्ग्यायनश्च इति गार्ग्यौ, वात्सी च वात्स्यायनश्च इति वात्स्यौ। अब आप यहाँ पर देखो कि जो गार्गी शब्द है वो गोत्र प्रत्ययांत स्त्रीलिंग का शब्द है। कैसे बनेगा, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति गार्गी। स्थिति लिखिए, गर्ग य, गार्गी बना लिया आपने। उस वक्त चौथे अध्याय में एक सूत्र है ययश्च, वो क्या करता है, ययंत यह प्रत्यांत शब्द से स्त्रीलिंग में ङिप प्रत्यय होता है, तो गार्ग्य आगे ङिप रखा आपने। यहाँ फिर सूत्र लग जाता है हलस्तद्धितस्य। पहले यस्थिति च लगाइए, यस्थिति च से आकार का लोप करेंगे और हलस्तद्धितस्य लगा लेंगे। हल से उत्तर तद्धित आकार का लोप होता है, तो हल से उत्तर तद्धित आकार का लोप होकर के क्या बन गया, गार्गी बन गया, बन गया गार्गी। ठीक, और उधर गार्ग्याण की सिद्धि भी आपने की थी। तो गार्गी गोत्र प्रत्यांत है, स्त्रीलिंग में है, तो गोत्र प्रत्यांता स्त्री गार्गी, तो गार्गी च, और उधर युव प्रत्यांत गार्ग्यायण, गार्ग्यायणश्च इति गार्ग्यौ, और उस स्त्री को क्या हो गया, पुंवत हो गया। तो स्त्री को पुंवत होने का मतलब क्या है कि जो स्त्रीलिंग में तो गार्गी बना, उसका पुल्लिंग क्या बनता है गोत्र प्रत्यय में, गार्ग्य, तो उसको पुंवत हो गया, तो क्या बन गया, गार्ग्य। और दो हैं इसलिए द्विवचन आ गया, क्या बन जाएगा, गार्ग्यौ। आ गया समझ में। तो किसी का भी पुल्लिंग बस ये देखना होता है कि उसका स्त्रीलिंग का शब्द हटा करके, स्त्री प्रत्यय जो आया था उसको हटा करके क्या शब्द शेष बनता है। तो स्त्रीलिंग का द्योतक क्या शब्द था आपका, ङिप प्रत्यय था, ङिप को हटा दीजिए, क्या बन गया, गार्ग्य बच गया, तो वही पुंवत हो जाता है उसका। तो और विशेषता क्या है स्त्री और पुल्लिंग होने के बाद भी, केवल वृद्ध और युव निमित्तक प्रत्यय।
तो एक गोत्र प्रत्यय था और इधर योग प्रत्यय था, बस उतनी ही विशेषता थी, बाकी सब कुछ समान था। तो इस सूत्र समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो स्त्री और पुल्लिंग गोत्र प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय में भी शेष रह गया। आगे चले। पुमान स्त्रिया। पुमान प्रथमा का एक वचन, स्त्रिया तृतीया का एक वचन। पुमान प्रथमा का एक वचन, स्त्रिया तृतीया का एक वचन। तल्लक्षणश्च देव विशेषः और शेष की वृत्ति आ रही है। पुमान स्त्रिया सह शिष्यते, स्त्री निवर्तते। तल्लक्षणः एव चेत् विशेषः भवेत्। यहाँ तल्लक्षण से गोत्र योग प्रत्यय वाला भी नहीं रह गया, वो वहां वृद्धो युना के साथ तल्लक्षण का उसके साथ संबंध था। यहाँ पर तल्लक्षण से केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कृत भेद माना जाएगा। तो कहते हैं कि पुमान स्त्रिया सह शिष्यते, एक शब्द है पुल्लिंग, एक शब्द है स्त्रीलिंग। उन दोनों में क्या होता है, पुल्लिंग शेष बचता है, स्त्री की निवृत्ति हो जाती है। किंतु उन दोनों में जो भिन्नता है वो स्वरूपता में तो स्वरूपाणाम में, याद रखना। भिन्नता यदि वो कितनी होनी चाहिए, केवल सब कुछ समान हो, बस केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कृत जो भेद है बस उतना ही भेद होना चाहिए। उदाहरण जैसे कुक्कुटश्च कुक्कुटीच इति कुक्कुटौ, पुल्लिंग शेष बचेगा। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीच इति ब्राह्मणौ, यहाँ पर क्या विशेषता है बताओ, केवल उसके पुल्लिंग और स्त्री की तो विशेषता है कि ब्राह्मण स्त्रीलिंग में स्त्रीत्व प्रत्यय लगा दिया आपने, बाकी सब कुछ समान था। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने पर क्या शेष बचता है, पुल्लिंग शेष बचता है। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीच इति ब्राह्मणौ, इसलिए ऐसे स्थानों पर क्या होता है, पुल्लिंग द्योतक शब्द से स्त्री का भी ग्रहण हो जाया करता है। इसी प्रकार से कुक्कुटश्च कुक्कुटीच इति कुक्कुटौ, मयूरश्च मयूरीच इति मयूरौ, ऐसे आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्री दुहितृभ्याम। भ्रातृपुत्रो प्रथमा का द्विवचन, स्वस्त्री दुहितृभ्याम तृतीया का द्विवचन। इस पूरे प्रकरण में आपको एक प्रथमा रहेगा और एक तृतीया। जो प्रथमांत है वो शेष बचेगा, जो तृतीयांत है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। भ्राता च पुत्रश्च इति भ्रातृपुत्रौ, स्वसा च दुहिता चेति स्वस्त्री दुहितरौ, स्वसा च दुहिता चेति स्वस्त्री दुहितरौ, ताभ्याम स्वस्त्री दुहितृभ्याम। इधर इधर द्वंद्व समास हो गया। शेष की निवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे। भ्रातृपुत्रौ शब्दौ यथा संख्यम स्वस्त्री दुहितृभ्याम शब्दाभ्याम सह शिष्येते स्वस्त्री दुहितरौ निवर्तेते। भ्रातृपुत्रौ शब्दौ यथा संख्यम स्वस्त्री दुहितृभ्याम सह शिष्येते, कहते हैं कि यथा संख्य भ्राता का स्वसा के साथ, पुत्र का दुहिता के साथ एक शेष होता है, जिसमें से भ्रातृपुत्र शब्द शेष रह जाते हैं और स्वसा और दुहित्री की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। यहाँ तो तल्लक्षणश्च देव विशेषण नहीं कह सकते, तो पूरा ही अंतर है। तो अब आपने कह दिया भ्राता च स्वसा चैति भ्रातरौ, है ना। भ्रातरौ कहने में भाई और बहन दोनों आ गए। भ्राता च स्वसा चैति भ्रातरौ, और स्वसा हो गया, ठीक है। और उधर पुत्रश्च दुहिता च, दुहिता मने हाँ बेटी पुत्री, तो पुत्रश्च दुहिता च इति पुत्रौ, पुत्रौ कहने में भी पुत्र पुत्री दोनों आ गए, और भ्रातरौ कहने पे भाई और बहन दोनों आ गए। तो इनमें कुछ करना नहीं है आपको, बस दो हैं इसलिए द्विवचन ले लेंगे और एक शेष रहेगा और एक की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। नपुंसकम नपुंसके नैक वच्चास्यान्यतरस्याम। नपुंसकम प्रथमा का एक वचन, अनपुंसकेन तृतीया का एक वचन, एकवत अव्ययपदम च अव्ययपदम अस्य षष्ठी का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। नपुंसकम में तो कोई समास की बात ही नहीं है। अनपुंसकेन में समास कर लीजिए, न नपुंसकम अनपुंसकम तेन अनपुंसकेन।
यहाँ पर हमने तल लक्षणश्च देव विशेष लगाएंगे। भ्रातृपुत्र में इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि बिल्कुल ही अंतर था शब्दों में, इसलिए। अर्थ करेंगे। नपुंसकः, नपुंसक लिंगे वर्तमान शब्द कर दो, चाहे नपुंसक शब्द अनपुंसकेन शब्देन सह शिष्यते। और अनपुंसकः निवर्तते। तथा च अस्य विकल्पेन एकवत् कार्यं भवति। विकल्पेन एकवत् कार्यं भवति। तल्लक्षणश्च देव विशेषः। क्या तात्पर्य हुआ? नपुंसक शब्दः अनपुंसकेन, अनपुंसकेन अर्थात स्त्री पुल्लिंग शब्देन सह शिष्यते। स्त्री पुल्लिंग शब्दौ निवर्तेते। ठीक है। नपुंसकस्य च शब्दस्य एकवत् कार्यं भवति विकल्पेन तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। यानी केवल नपुंसक और अनपुंसक कृति ही बस विशेषता होनी चाहिए। नपुंसक लिंग का शब्द और अनपुंसक यानी नपुंसक के साथ पुल्लिंग अथवा नपुंसक के साथ स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द होंगे और उन शब्दों में क्या होगा? नपुंसक शेष रहेगा। जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द हैं वो निवृत्त हो जाएंगे, किंतु जो नपुंसक लिंग का शेष शब्द बचेगा, पीछे आप जैसे दो हैं तो द्विवचन, बहुत हैं तो बहुवचन कर रहे थे, इनमें विकल्प से एकवत भाव भी होगा, क्योंकि अनेक होते हुए भी आप उनमें एक वचन भी कर सकते हैं और द्विवचन बहुवचन भी कर सकते हैं, पर दोनों में भिन्नता कितनी रहनी चाहिए? बस केवल वही नपुंसक और अनपुंसक कृति भिन्नता होनी चाहिए। उदाहरण से देखो, शुक्लश्च कंबलः, शुक्ला च शाटिका, शुक्लम च वस्त्रम। शुक्ल शब्द है जो कि तीनों लिंगों का है। जब वो वस्त्र का विशेषण बनता है तो नपुंसक लिंग है, कंबल का है तो पुल्लिंग है, शाटिका का है तो स्त्रीलिंग है। अब यहां पर नपुंसक और अनपुंसक, तो उसको हम और स्पष्ट करें तो नपुंसक गुण विशिष्ट शब्द, अनपुंसक अर्थात स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्टेन सह। तो शब्द एक ही है, एक ही शब्द है ना, शुक्ल शुक्ला शुक्लम, बस भिन्नता कितनी है? केवल नपुंसक और अनपुंसक कृति बस भिन्नता है कि नपुंसक है तो शुक्लम है और अनपुंसक है तो शुक्ला शुक्ला है, बाकी सब कुछ समान है। तो इनमें नपुंसक शेष बच गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? क्योंकि तीन वस्तुएं हैं, शाटिका, कंबल और वस्त्र, तो जब नपुंसक शेष बचेगा तो नपुंसक लिंग का ही बहुवचन बनेगा। तो आप क्या कर देंगे? शुक्लश्च कंबलः, शुक्ला च शाटिका, शुक्लम च वस्त्रम, तानि इमानि शुक्लानि। बेशक इसके अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी हैं, किंतु जब शेष बचेंगे तो जो शेष रह गया उसी के अनुसार आपका लिंग वचन हो जाएगा। और जब एक वचन होगा तो क्या हो जाएगा? तदिदम शुक्लम, सीधे बस सब कुछ शुक्ल है। नहीं आई बात समझ में? आ गई। इसी पर आप कोई भी ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं, शुक्ल ले सकते हैं, पीत ले सकते हैं, हरित ले सकते हैं। अंतर बस केवल आपका नपुंसक और अनपुंसकृत होना चाहिए, बाकी इन तीनों में सब में समान रूप वो एक शेष हो जाएगा। तो शुक्ल कंबलः, शुक्ला शाटिका और शुक्लम वस्त्रम, इसमें दो हट गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और क्या शेष रह गया? केवल नपुंसक लिंग ही शेष रहा। ठीक है। और एक पद हो गया विकल्प से। पिता मात्रा, मातृशब्देन सह पितृशब्दः शिष्यते, विकल्पेन मातृशब्दो निवर्तते। मातृशब्देन सह पितृशब्दः शिष्यते, मातृशब्दो निवर्तते, विकल्पेन। कहते माता और पिता का, इसमें क्या होता है? पिता शब्द शेष रहेगा, मातृ शब्द की निवृत्ति हो जाएगी विकल्प से। यहाँ एक शेष विकल्प से होगा। तो माता च पिता च इति पितरौ, और जब एक शेष नहीं हुआ तो माता पितरौ। तो पितरौ में दोनों आ गए, माता और पिता।
और माता पितरों भी प्रयोग कर सकते हैं, एक शेष हो गया। श्वशुरः श्वश्रवा, श्वशुरः प्रथमा का एक वचन, श्वश्रवा तृतीया का एक वचन, अन्य तरस्याम की निवृत्ति है, शेषः की निवृत्ति है। श्वश्रु है ना, शब्देन सह श्वशुरः शिष्यते, श्वश्रु निवर्तते। श्वश्रु और श्वशुर दो शब्दों का एक शेष होगा, जिनमें से एक शेष बचेगा और एक की निवृत्ति हो जाएगी, पर जो शेष बचेगा उसमें उसका अर्थ समाहित रहेगा, ठीक है ना। जैसे पितरों में मातृ का अर्थ समाहित था, भ्रातरों में स्वश्री का अर्थ भी समाहित था, गोत्र प्रत्यय शेष बच रहा था किंतु युवा प्रत्यय का अर्थ उसमें समाहित था, इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा। तो श्वशुरश्च श्वश्रूश्च इति श्वशुरौ और श्वश्रु श्वशुरौ दोनों बन जाएंगे, सिद्धि में कोई वो नहीं है, ठीक है। आगे सूत्र है त्यदादीनि सर्वैर नित्यम। त्यदादीनि प्रथमा का बहुवचन, सर्वैः तृतीया का बहुवचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। त्यद आदिर येषाम तानि इमानि त्यदादीनि। कहते हैं त्यदादीनि शब्द रूपाणि सर्वैः सह नित्यम शिष्यन्ते अन्यानि निवर्तन्ते। कहते हैं त्यदादीनि शब्द रूपाणि सर्वैः सह शिष्यन्ते अन्यानि ना निवर्तन्ते। कहते हैं त्यदादि जो शब्द हैं उनका जब अन्य के साथ सहवचन करना होगा तो त्यदादि शब्द शेष रहेंगे और जो अन्य शब्द होंगे वे निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे त्यदादि शब्द में आपका स शब्द है, स च देवदत्तश्च इति तौ, तो त्यदादि हो गया तद शब्द, उसके साथ देवदत्त का एक शेष किया आपने। जब उन दोनों को कहना होगा कि वह और देवदत्त, तो इसमें त्यदादि शब्द शेष बचेगा, देवदत्त की निवृत्ति हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा तौ। इस प्रकार से यश्च यज्ञ दत्तश्च इति यौ, तो जो त्यदादिगण पठित शब्द हैं वो शेष बचेंगे, अन्य शब्द की क्या हो जाएगी निवृत्ति हो जाएगी। अब एक बात कहते हैं कि ये तो त्यदादियों का अन्य के साथ हुआ, जब हमको त्यदादियों में ही परस्पर सहवचन करना होगा तो क्या करेंगे कि वह और यह सच यश्च, तब क्या करेंगे तो कहते हैं त्यदादि नाम मिथः यद्यत् परम तत्तत् शिष्यते। त्यदादि नाम मिथः यद्यत् परम तत्तत् शिष्यते। कहते जब त्यदादियों का परस्पर सहवचन करना होगा, सहवचन मतलब आपको एक साथ पढ़ना होगा कि वह और यह, तो क्या होगा कि यद्यत् परम, जो शब्द त्यदादि गण में आपको देखना पड़ेगा कि जो शब्द बाद में पढ़ा हुआ है वो शेष बचेगा और पहले वाले की निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे उसमें पढ़ा गया है कि त्यद तद यद अदस एक अद्वि इत्यादि, तो स च यश्च, तो इसमें पर में क्या पढ़ा य, तो स च यश्च इति यौ, क्या शेष बच जाएगा स च यश्च इति यौ, और उसका फिर यश्च कश्च इति कौ, किम बाद में पढ़ा हुआ है इसलिए, तो आपको त्यदादि गण याद रखना पड़ेगा, और त्यदादि गण में जो शब्द बाद में पढ़ा हुआ है वो क्या होगा वो शेष रहेगा, और जो पहले पहले वाले शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे निवृत्त होते चले जाएंगे। तो ये वार्तिक बहुत काम की है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा। त्यदादि नाम मिथा यद्यत् परम तत्तत् शिष्यते, वह शेष रहता है, ठीक है। अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, ग्राम्य पशु संघेष्व तरुणेषु स्त्री। ग्राम्य पशु संघेषु सप्तमी का बहुवचन, अतरुणेषु प्रथमा का बहुवचन, स्त्री प्रथमा का एक वचन। ग्राम्य पशु संघेषु प्रथमा का बहुवचन, अतरुणेषु प्रथमा का बहुवचन और स्त्री प्रथमा का एक वचन। ग्रामे भवः ग्राम्याः, यत् प्रत्यकल्या ग्रामाद्यखयों से। ग्राम्याश्च ते पशवश्च इति ग्राम्य पशवः, कर्मधारय समास। ग्राम्य पशूनां संघ इति ग्राम्य पशु संघः, तेषु ग्राम्य पशु संघेषु। हो गया।
न विद्यन्ते तरुणाः येषु संघेषु, न विद्यन्ते तरुणाः येषु संघेषु ते अतरुणाः तेषु अतरुणेषु। यहाँ पर न तरुणाः अतरुणाः नहीं किया, बल्कि न विद्यन्ते तरुणाः येषु संघेषु, जिन संघों में, जिन समुदायों में तरुण नहीं है वो हो गए अतरुण। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। एक वार्तिक है, नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहि, नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहि वाच उत्तरपद लोपश्च। वाच उत्तरपद लोपश्च हो गया। कहते हैं नय का अस्त्यर्थक शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है और विकल्प से उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो विद्यन्ते इत्यादि शब्दों का लोप हो गया और अतरुणेषु रह जाता है। तो ये तो समास हो गया। सूत्र का अर्थ करेंगे, अतरुणेषु ग्राम्य पशु संघेषु, अतरुणेषु ग्राम्य पशु संघेषु स्त्री शिष्यते पुमान् निवर्तते। अतरुणेषु ग्राम्य पशु संघेषु स्त्री शिष्यते पुमान् निवर्तते। कहते हैं अतरुण, तरुण मतलब जो युवा है ना, तो तरुणों से रहित जो ग्राम्य पशुओं का संघ है, समुदाय है। ग्राम्य पशु ये सब होते हैं ना, गाय, बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि, ये ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। और शेर, चीता, भालू, ये सब अरण्य पशु कहे जाते हैं, वन्य पशु कहे जाते हैं। तो जो तरुणों से रहित जो ग्राम्य पशुओं का संघ है, जब उनका सहवचन करना होता है, एक साथ, जब एक साथ कहना, तो एक साथ कहने में सबको अलग अलग कहना पड़ेगा, तो अलग अलग ना कहना पड़े, एक से ही कार्य हो जाए, इसलिए एक शेष प्रकरण बनाया गया। जब उनका सहवचन करना होगा तो क्या व्यवस्था दी आपने? तो कहते हैं वो अतरुण ग्राम्य पशु संघ में स्त्री शेष रह जाती है और जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या होता है? निवृत्त हो जाता है। जैसे गावश्च वृषभाश्च, गावः स्त्री है, वृषभाः पुल्लिंग है। अब गाय और बैल दोनों चर रहे हैं। हमको कहना तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर गाय बैल चर रहे हैं, हम क्या कह देंगे? गौवें चर रही हैं, उनमें वृषभ भी होते हैं। तो इसलिए प्रयोग इस प्रकार का बनेगा, गावश्च वृषभाश्च इति गावः इमाः चरन्ति। अब इसमें तरुण नहीं है, गौ और वृषभ कौन होते हैं? जो पूरे एकदम तैयार हो चुके हैं। तो गावः स्त्री शेष बच गया और वृषभ जो पुल्लिंग शब्द था उसकी क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। और ग्राम्य पशु हैं ही ये सब। ऐसे महिषाश्च महिष्यश्च, महिष्यः महिषी महिष्यो महिष्य स्त्रीलिंग है, महिषः महिषौ महिषाः पुल्लिंग है। तो भैंस और भैंसें है ना, भैंसा और भैंस दोनों चल रही हैं। तो महिषाश्च महिष्यश्च इति क्या शेष बचेगा? स्त्री शेष बचेगा। तो महिष्यः इमाः चरन्ति, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, महिष्यः इमाः चरन्ति। गावश्च वृषभाश्च इति गावः इमाः चरन्ति, महिषाश्च महिष्यश्च इति महिषाः इमाः चरन्ति। तो गाय और बैल है ना, तो इन सबका समुदाय एक साथ चल रहा है। तो हम उनमें ये नहीं बोलेंगे कि बैल चल रहे हैं, बैल चल रहे हैं बोल देंगे तब तो केवल बैल ही माने जाएंगे। जब गौवें चल रही हैं बोल देंगे तो गाय बैल उसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक शेष प्रकरण आपका समाप्त हुआ और द्वितीय पाद भी आपका समाप्त हुआ। तो एक शेष प्रकरण में आपको मुख्य रूप से यही हुआ कि जब अनेक अर्थ वाले शब्दों का एक साथ प्रयोग करना हो तो उस समय कैसे व्यवस्था की जाए। सबका अलग अलग तो प्रयोग हो ही जाता है, उसमें कोई बात नहीं है, किंतु जब हम किसी एक शब्द से दोनों अर्थों को कहना चाहते हैं तो उसमें क्या व्यवस्था दी गई है। तो कहीं पुमान शेष रहता है, कहीं स्त्री शेष रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था दे करके इसमें एक शेष प्रकरण बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपका द्वितीय पाद समाप्त हुआ।